हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ज्वार भट्टा। देखिए, ज्वार भट्टा के बारे में आपने सुना ही होगा कि आखिर जो ये पानी की जो लहरें उठते हैं, तो हम अमावस्या पूर्णिमा की ही बात क्यों करती हैं? क्या अमावस्या पूर्णिमा में कुछ जुड़ा हुआ बातें होती है? क्या ये ज्वार भट्टा उठते हैं, इसका हमारा क्या फ़ायदा होता है? कहते हैं पुराने समय में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर जो होते थे बंदरगाहों पे, जो लोग यहाँ से वहाँ यात्रा करते थे और समुद्र में अपने जहाज़ को उतारते थे, वो पूर्णिमा और अमावस्या की बातें किया करते थे कि वो अमावस्या पूर्णिमा की वो प्रतीक्षा करते थे और वही समय जो था पर्याप्त था। लेकिन आज के समय में अगर आप कहोगे अमावस्या पूर्णिमा के नाम से ही आपको डर लगेगा। तो कहते हैं उस समय आखिर लोग पूर्णिमा और अमावस्या की प्रतीक्षा क्यों करते थे? आखिर पूर्णिमा अमावस्या में ज्वार भट्ट के साथ क्या होता है? तो यही बात का जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर अमावस्या पूर्णिमा में ज्वार भट्ट का क्या रिलेशन है, अमावस्या पूर्णिमा में क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि ज्वार भट्टा का क्या क्या उपयोग हो सकता है। कहते हैं समस्त विश्व में जो है समुद्र तल के साथ साथ समुद्री जल विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दर से ऊपर उठता है। समुद्री जल की सतह में यह परिवर्तन घंटों दर घंटों तथा दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। उठते हुए समुद्री जल स्तर के समय धरातल की ओर बढ़ते हुए जल के प्रभाव को ज्वार या ज्वारीय बाढ़ कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि ज्वार और ज्वारीय बाढ़ क्या होता है। यानी उठते हुए समुद्री जलस्तर के समय धरातल की ओर बढ़ते हुए जल को हम ज्वार या ज्वारीय बाढ़ कहते हैं। कुछ घंटों के पश्चात गिरते हुए समुद्री जो है जल स्तर के समय ज्वारीय जल वापस चला जाता है। यानी जैसे खत्म होता है वो वापस चला जाना स्वाभाविक बात है। यह भट्टा कहलाता है। ज्वारीय बाढ़ उच्च ज्वार तथा भट्टा निम्न ज्वार। देखिए ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय बाढ़ जिसको हम उच्च ज्वार कहते हैं और भट्टा को हम क्या कहते हैं? निम्न ज्वार। वास्तव में ज्वार भट्टा सबसे अधिक बड़ी तरंगों जो है महासागरीय जल को गतिशील करती है। नियमित रूप से प्रतिदिन एक निश्चित अंतराल पर 2 बार समुद्री जल ऊपर उठता है और 2 बार नीचे बैठता है। कहते हैं ये जो है ये महीनों में जो है 2 बार उच्च ज्वार तथा ज्वारीय बाढ़ औसत ऊंचाई होता है और भट्टा नीचा होता है। ठीक इसी प्रकार से महीनों में 2 बार ज्वारीय बाढ़ औसत से नीचा होता है और भट्टा नीचा होता चला जाता है। 2 उच्च ज्वारों के बीच अथवा 2 निम्न ज्वारों के बीच निमित्त जो अंतर 12 घंटे या 25 घंटे तक होता है, न कि ठीक 12 घंटे का। दिन का 24 घंटों में उच्च ज्वार पिछले दिन की तुलना में 51 मिनट देर से आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रतिदिन चंद्रमा के निकलने और छिपने में 21 मिनट का जो है विलम्ब होता है। देखिए चंद्रमा का जो है काफ़ी इसमें रोल होता है। प्रत्येक दिन जो है घूर्णन करती हुई पृथ्वी जो है उसी देशांतर के ठीक चंद्रमा के नीचे लाने में 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। किसी तट पर ज्वार के आने का समय निश्चित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है समय काल की। उच्च ज्वार जो है 6 प्रवाहन में आती है, निम्न ज्वार जो होता है 12-13 जो है अपराहवन में आती है और उच्च ज्वार जो है 6-25 अपराहन में आती है। अगर निम्न ज्वार की बात करें तो पूर्वाहन में आएगा जो 12 और 38 के बीच में होगा और उसका उच्च ज्वार जो होगा ये होगा 6 से 51 प्रभावन में होगा। तो ये बातें जो है इस समय अवधि है जब ये ज्वार भट्ट आते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ज्वार भट्ट जो होती है एक समय काल के लिए होती है और जो पहले समय के लोग होते थे इन्हीं समय का जो है प्रतीक्षा करते थे। तो चलिए देखते हैं प्रतीक्षा क्यों करते थे। कहते हैं ज्वार के समय आकार में परिवर्तन के लिए निम्न कार्य उत्तरदायी था। कहते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक दूसरे से संबंध में स्थिति शायद कभी भी एक सरल रेखा में होती हो। पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी स्थिर नहीं होती है। हमारा ग्लोबल पूरी तरह से जल से ढका हुआ नहीं है। तट की आकृति ज्वार के आने में मदद या बाधा भी बन सकती है। तो इसी कारणों से जो है यह है आगे इसके जो है सबके बावजूद किसी भी तट पर ज्वार एक दूसरे से बाद बड़ी ही नियमितता के साथ उत्पन्न होती है। वो कौन सी शक्ति है जो ज्वार भट्ट उत्पन्न करती है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसको मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि वो कौन सी शक्ति है ज्वार भट्ट को उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। पृथ्वी का आकर्षण करती हुई सूर्य और चंद्रमा उन ग्रहों समुद्र को प्रभावित करती है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी, चांद और पृथ्वी जो है सूर्य को जो है काफ़ी प्रभावित करती है। यानी पृथ्वी, सूर्य
और चंद्रमा को जो है गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी प्रभावित करती है। यह शक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण ही बल है, यह सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच कार्य करती है और यह महासागरीय जल की गतिशीलता करके उसमें ज्वार धाराएं उत्पन्न कर देती है। यानी ज्वार भाट आने का सबसे बड़ा कारण जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भट्टा इस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। चंद्रमा और सूर्य दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। यानी चंद्रमा, सूर्य दोनों ही अपने गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को काफी प्रभावित करते हैं। सूर्य चंद्रमा से आकार में बड़ा होता हुए भी चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी को अधिक दूर है। इस कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर अधिक प्रभावित करती है, यानी काफ़ी प्रभावशाली होती है। जब तरल दोनों के कारण जो है चल्यमान है, इसलिए पृथ्वी की पानी वाला भाग जब चंद्रमा के सामने पड़ता है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण इसमें ज्वार भट्ट उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक निम्न ज्वारीय उभार जो है पृथ्वी की दूसरी ओर चंद्रमा से दूर होता है। यह उभार काफ़ी नीचा होता है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण सबसे कम होता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जहाँ पर ज्वार भट्ट का निर्माण दर्शाया गया है। GF को जो है गुरुत्वाकर्षण बल लिया गया है और CF को अपकेंद्रित बल लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे चंद्रमा के समक्ष जो भी गुरुत्वाकर्षण लगती है तो वैसे ही ज्वार भट्ट आने का संकेत मिल जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने ये भी बताया था कि ये अमावस्या पूर्णिमा में क्या खासियत है। चलिए देखते हैं अमावस्या और पूर्णिमा का क्या विशेषता है। इसमें जो है वित्तीय और लघु ज्वार, देखिए सबसे पहले हम वित्तीय और लघु ज्वार की बात करते हैं। कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी को अधिक पास है, इसलिए यह सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी पर दुगना गुरुत्वाकर्षण बल डालती है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक पास है, इसलिए दुगना जो है गुरुत्वाकर्षण बल डालता ही होगा। इसमें जो है अमावस्या पूर्णिमा के दिन जब सूर्य तथा चंद्रमा का एक सीधा रेखा में होते हैं तो दोनों ही एक ही समय में अथवा एक ही दिशा में अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं और इसकी जो है संयुक्त शक्ति जल का उतार चढ़ाव साधारण उतार चढ़ाव की अपेक्षा अधिक होती है। इसे ही हम वृत्त ज्वार भट्ट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे जब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो होते हैं, कहते हैं इनकी दिशा एक सामान्य होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर काफ़ी जो है सीधे पड़ते हैं, जिसके वजह से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है यहाँ पर बहुत बड़ा ज्वार भट्ट जो है उत्पन्न होती है। इसी कारण से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समकोण हो जाती है और इस स्थिति में दोनों का खिंचाव एक ही दिशा में न होकर एक दूसरे के विरुद्ध होती है। दूसरे शब्दों में सूर्य तथा चंद्रमा एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप इन दिनों में जो है जल का जो है उतार चढ़ाव जो है साधारण उतार चढ़ाव की अपेक्षा बहुत कम होती है और इसे जो है ज्वार भट्ट कहते हैं, यानी लघु ज्वार भट्ट कहते हैं। यानी याद रखना दोस्तों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन सूर्य चंद्रमा की जो है समकोण हो जाती है और समकोण के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है कमजोर हो जाती है, जिसके कारण लघु ज्वार भट्ट आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो है वित्तीय ज्वार भट्ट जो है पूर्णिमा क्यों आता है और लघु जो है छोटा है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन क्यों आता है। तो आपको क्लैरिटी आ गई। आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसी बात को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है वित्त और लघु ज्वार भट्ट दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पृथ्वी जो है सन जो है कैसे जो है लघु और वृत्त जो है ज्वार भट्ट के उत्तरदायक कारण बन रहे हैं। समकोण होना, पूर्णिमा, अमावस्या, अब देख सकते हो कि इसी कारणों से जो है वृत्त और लघु ज्वार भट्ट बनते हैं। तो ये सारे जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ पर है ज्वार भट्ट के प्रभाव क्या होता है। कहते हैं ज्वार भट्ट उत्पन्न होने एक विश्वव्यापी घटना है। ज्वार भट्ट मनुष्य के लिए ऐतिहासिक काल से बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ज्वार भट्टा जो है पतन के समुद्र से जोड़ते हैं। विश्व में कुछ प्रमुख पतन जैसे टोमस नदी पर जो है लंदन, हुगली नदी पर कोलकाता समुद्री तट से दूर स्थित है। ज्वारीय जल इन नदियों से आकर इनमें जो निक्षेपित तलछट के साफ कर देती है
और डेल्टा के विकास को धीमी कर देती है और यह नदियों के ऊपर मार्ग को भी गहरा कर देती है, जिससे समुद्री जहाज सुरक्षित पतन तक पहुंच जाते हैं। कुछ स्थानों में ज्वारीय भर का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के स्रोत में भी उपयोग किया जाने लगा है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ी बात जो था, पुराने समय में ज्वार भाट का उपयोग जो होते थे, बड़े बड़े जो समुद्र में जहाज उतारते थे, वो पूर्णिमा अमावस्या का ही दिन का वेट करते थे, क्योंकि ज्वार भाट से क्या होता था, उनकी नाव जो होती थी, उनकी जो शिप होती थी, जहाज होती थी, बहुत आसानी से दूसरे पार्ट में पहुंच जाती थी। आपको शायद पता होगा कि वास्को डी गामा जो भारत आना चाहता था, लेकिन वो भारत नहीं आना चाहता था, वो वेस्ट इंडीज की खोज में निकला था, लेकिन उसको ज्वार भट्ट ने उसको लाके जो है भारत में पटक दिया और उसने जो है न्यू भारत का खोज कर लिया। तो ये पहले समुद्र पे डिपेंड होता था कि उसके ज्वार भट्ट पे डिपेंड करता था कि व्यक्ति कहाँ पर जाएगा और कहाँ पर जो है उसको लेके पटकेगा। तो ये बहुत बड़ी बात था उस समय। ज्वार भट्ट का लोग जो थे इन्हीं चीज़ों में उपयोग करते थे कि ज्वार भट्ट आता था तो उनकी जो समुद्री जहाज होती थी, बहुत आसानी से जो थे पानी में बहुत तेजी से जो है दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो कहते हैं, देखिए, पहले के लोग भी कितने समझदार होते थे और ये हमेशा जो है पूर्णिमा और अमावस्या का दिन का ही वेट करते थे, क्योंकि इसी दिन आपने पढ़ा भी और जाना भी कि इस दिन जो है उच्च ज्वार भट्ट आता है। ठीक है। और जो शुक्र के टाइम है, यानी कहते हैं उस समय जो होता है समकोण होने के कारण जो है ज्वार भट्ट नीचे होता है, तो इस दिन का प्रतीक्षा कोई भी नहीं करता है। तो इसलिए जो दोस्तों पहले के समय में पूर्णिमा और अमावस्या के जो यात्री लोग होते थे, जो समुद्र में यात्रा करते थे, वो हमेशा ही इसका प्रतीक्षा किया करते थे। देखिए, हमारा अगला टॉपिक जो है धाराएं हैं। कहते हैं महासागरीय धारा एक जो है सुस्पष्ट और सुनिश्चित दिशा में काफ़ी लंबी दूरी तक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को कहते हैं। यानी जो है लंबी दूरी तक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को कहते हैं। यह नियमित रूप से समुद्र में बहती रहती है। धारा की औसत गति जो होती है 3.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को जो है स्ट्रीम कहते हैं तथा कम गति वाले धाराओं को जो है ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये कई मानने में कई बार इंपॉर्टेंट रहता है कि स्ट्रीम किसे कहते हैं और ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, तो ये धाराओं के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे, तो अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को हम स्ट्रीम कहते हैं और कम गति वाले धाराओं को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। देखा जाए तो महासागरीय जलधाराओं को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कहते हैं पहला तो ये होता है कि वो जलधाराएं जो विषुववर्तीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहती है तथा जिनका जो है सतही तापमान अधिक होता है, गर्म जलधाराएं कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि वह जलधाराएं जो विषुववर्तीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहती है। विषुववर्तीय क्षेत्रों से कहाँ बहती है? ध्रुव की ओर। जिसका सतह तापमान अधिक होता है, गर्म जलधाराएं कहलाती है। यह जलधाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुववर्तीय क्षेत्र की ओर बहती है तथा जिनका जो सतही तापमान कम होती है, ठंडी जलधाराएं कहलाती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा उसके परिसरण की प्रक्रिया कुछ कारकों पर निर्भर करती है। देखते हैं वो कारक कौन कौन सी है। पहला कारक है घनत्व में अंतर। देखिए, समुद्री जल का घनत्व हर स्थान पर अलग अलग होता है। समुद्री जल का यह घनत्व उसके तापमान और लवणता के औसतन पर निर्भर करता है। जब जल का तापमान अधिक होता है तो उसका घनत्व कम होता जाता है। यानी देखिए, जब जल का तापमान अधिक होता है तो घनत्व जो होती है कम होती है। इसलिए विषुववर्तीय क्षेत्र का कम घनत्व वाला जल जो है ध्रुव की ओर बहता है और ध्रुवीय प्रदेशों का अधिक घनत्व वाला ठंडा जल विषुववर्तीय क्षेत्र की ओर बहता है। इस प्रकार से ठंडी जलधाराएं हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र से विषुववर्तीय क्षेत्र की ओर तथा गर्म जलधाराएं विषुववर्तीय क्षेत्र से ध्रुव प्रदेश की ओर बहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। कहते हैं महासागरीय जल की जो है लवणता में अंतर से भी धाराएं उत्पन्न होती है। देखिए, लवणता में अगर अंतर होगा तो जल धाराएं उत्पन्न होगी, स्वाभाविक बात है। यदि जल में लवणता अधिक है तो उस जल का घनत्व बढ़ जाता है, यानी लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा तथा जल नीचे बैठ जाता है। इसलिए कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले जल के ऊपर बहती रहती है, जबकि उसकी नीचे अधिक लवणता वाला जल कम घनत्व वाले जल की ओर बहता है। लवणता में अंतर से बनने वाली जलधाराएं कम लवणता वाले अंटार्कटिका महासागर तथा अधिक लवणता वाले जो है मध्य सागर के बीच पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यह भी है कि जल का तापमान जितना अधिक होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है। जल में जितनी अधिक लवणता होगी उसका घनत्व भी उतनी ही
अधिक होगी। तो समझ गए होगे 2 पॉइंटों से, साफ क्लियर हो गया होगा कि जल का तापमान जितना अधिक होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जल में जितनी अधिक लवणता होगी उसकी घनत्व उतनी ही अधिक होगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पृथ्वी घूर्णन गति। देखिए पृथ्वी घूर्णन गति से आप क्या समझते हो? हम पहले ये जो है पाठ में पढ़ चुके हैं कि जो है पृथ्वी घूर्णन गति उस जो है उत्तरी जो है गोलों में हवा को दाईं ओर, दक्षिण गोलों में हवा को बाईं ओर मोड़ देती है। और इसी प्रकार महासागरीय जल भी कोरियोलिस बल को प्रभावित करता है, यानी कोरियोलिस बल को काफी प्रभावित करता है और ये धाराएं फेरलेस के नियम का अनुसरण भी करता है। अंततः उत्तरी गोलों में सभी महासागरीय धाराएं दक्षिणी वर्त की दिशा तथा घड़ी की सुइयों को घूमने की दिशा में बहती है, यानी जो है क्लॉकवाइज घूमती रहती है। और दक्षिणी गोलों में ये धाराएं वामवर्त दिशा या घड़ी की सुई के घूमने की उल्टी दिशा में बहती है, यानी एंटी क्लॉक दिशा में ये जो है घूर्णन करती है। उसके पश्चात जो है हमारा भूमंडलीय पवनें। देखिए भूमंडलीय पवन क्या होती है? भूमंडलीय पवनें जैसे कि व्यापारी पवनें एवं पछुआ पवनें के नाम से भी जाना जाता है, महासागरीय जल को लगातार प्रभावित करती रहती है। अगर हम भूमंडलीय पवनों की तुलना महासागरीय जलधाराओं से करें तो यह स्पष्ट हो जाएगी कि जलधाराएं भूमंडलीय पवनों की जो है मुख्य दिशा का अनुसरण करती है। कहते निम्न अक्षांशों वाले क्षेत्रों में अर्थात व्यापारी पवनों के क्षेत्रों में जलधाराओं के प्रभाव की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के साथ हमेशा बदलती रहती है।